फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल 10 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम पढ़ रहे हैं कि यानी कि जो हमारे पास कैपिटल है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी हमारे पास क्या कॉस्ट है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले कैपिटल की टाइप्स देखनी होंगी कि कैपिटल हमारे पास किन टाइप्स का है, मतलब कि जो आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं अपने बिज़नेस में वो आपके पास किन सोर्सेज से आ सकते हैं। ये हमारे पास या तो इक्विटी से आ सकते हैं या डेट से आ सकते हैं। इक्विटी हमारे पास जो हमारे शेयर्स हम इशू करते हैं, स्टॉक्स, वो हमारी इक्विटी है। इनको हम बेचते हैं, इनके बदले में हमें कुछ पैसे मिलते हैं, वो हमारा कैपिटल है जिसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन वी हैव डेट। डेट बेसिकली हम कर्ज़ा लेते हैं, किसी आप पब्लिक से भी ले सकते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, आप किसी लोन देने वाली बॉडी से ले सकते हैं। तो ये डेट और इक्विटी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल हैं। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि ये जो हम कैपिटल ले रहे हैं, ये जो हम फंडिंग कर रहे हैं, फाइनेंसिंग अपनी कर रहे हैं, इसकी हमारे पास क्या कॉस्ट है, तो इसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। एंड देन वी हैव रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि जो हमें रिटर्न आए उसका हमारे पास क्या रेट होना चाहिए। अब रिटर्न हमारे पास 3 किस्म के यहाँ पर लिखे हुए हैं, मार्केट रिटर्न, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर अदर बेंचमार्क्स। यानी कि जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है आप उसे कैसे यानी कि मेजर कर सकते हैं कि हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड है। या तो आप मार्केट रिटर्न देखेंगे कि मार्केट कितना रिटर्न दे रही है इतनी अमाउंट पर, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हम देख चुके हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट कर रहे हैं बट प्रोजेक्ट बी हमें उतनी ही इन्वेस्टमेंट में गारंटी कर रहा है कि मैं 15% रिटर्न करूँगा, बट आप उसकी जगह प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपको मिल रहा है 10 to 20%, बट यहाँ पर आपको 15% प्रोजेक्ट बी में गारंटीड था, बट आपने इसे छोड़ दिया फॉर प्रोजेक्ट ए, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 15%। तो आप अपना रिक्वायर्ड रेट इसके ज़रिए से भी मेजर कर सकते हैं कि मैं कितना रेट छोड़ रहा हूँ या फिर मैं कितना रेट ले रहा हूँ। देन वी हैव अदर बेंचमार्क्स, यानी कि इसके अलावा और भी हमारे पास बेंचमार्क्स हो सकते हैं जिनके ज़रिए से हम अपना रिक्वायर्ड रेट देख सकते हैं। आप अपने जैसे कोई कंपेटिटिव ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायर्ड रेट देख सकते हैं। एंड वी हैव अदर मेजर्स टू। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसकी 2 टाइप्स हमने इक्विटी और डेट पढ़े थे, तो इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट हमारे पास क्या होगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जब आप अपने शेयर्स इशू करेंगे तो उन पर आप कुछ डिविडेंड देंगे और डेट में आप कुछ इंटरेस्ट देंगे। देन हम फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को डिस्कस करते हैं। अब इक्विटी हमारे पास 2 टाइप्स की आ जाती है, या तो हमारे पास कॉमन शेयर्स होते हैं या फिर हमारे पास प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं। जो कॉमन स्टॉक्स हैं हमारे पास, इनमें आपने याद रखना है ये आपको कंपनी की ओनरशिप देते हैं। जो इनको ख़रीदता है, जो इनका ओनर होता है, वो असल में कंपनी का भी कंपनी में उसे ओनरशिप का उतना हिस्सा मिल रहा होता है जितने % उसके पास स्टॉक्स हैं। फॉर एग्जांपल किसी के पास 70% कॉमन स्टॉक्स हैं तो इसका मतलब कंपनी में उसकी 70% ओनरशिप है। देन वी हैव प्रेफर्ड स्टॉक्स। ये कंपनी में ओनरशिप नहीं देते, तो इनका फ़ायदा क्या है, ये आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड देते हैं, फ़िक्स्ड डिविडेंड। तो कॉमन स्टॉक्स जो हैं इसमें आपको फ़िक्स डिविडेंड नहीं मिलता। जब कंपनी को लॉस हो रहा है तब आपको भी लॉस होगा, आपका भी डिविडेंड कम हो जाएगा। जब कंपनी फ़ायदे में जा रही है तो आपको और फ़ायदा मिलेगा। तो ये प्रेफर्ड स्टॉक से इस हवाले से बेहतर है कॉमन स्टॉक्स कि आपको अगर कंपनी इज़ गोइंग इन प्रॉफिट देन आपको भी प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर प्रेफर्ड स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको तो फिक्स्ड ही डिविडेंड मिलेगा, तो उस प्रॉफिट का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। बट कॉमन स्टॉक में आपके पास रिस्क भी आ जाएगा कि जब कंपनी को लॉस हो रहा है तब आपको उतना लॉस भी होगा, आपको डिविडेंड कम भी मिलेगा, पर प्रेफर्ड स्टॉक्स को उतना ही फिक्स परसेंटेज मिलेगी। देन वी हैव डेट। डेट में हमारे पास बॉन्ड्स आ जाते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। अच्छा, तो ये बॉन्ड्स हमारे पास होते हैं फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ये अपने जो इन्वेस्टर है उसे ये रेगुलर इंटरेस्ट पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इन्वेस्टर था, उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी थी, उसने वो दी या तो गवर्नमेंट को
या फिर किसी कॉरपोरेशन को। अब वो इसके दिए हुए कैपिटल को अपने बिज़नेस में लगाते हैं या फिर जो भी उनकी नीड है उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टर को वापस देते हैं एक फ़िक्स्ड अमाउंट। देन इसके साथ वो एक डेट भी फ़िक्स कर लेते हैं, उसे हम मैच्योरिटी डेट कहते हैं। तो मैच्योरिटी डेट जौन सी है, ये वो डेट है जिस दिन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बॉन्ड इशू किए हैं वो ये कैपिटल भी इन्वेस्टर को वापस कर देंगे। बट जब तक हम मैच्योरिटी डेट पर नहीं पहुंचते तब तक ये जो हम फिक्स्ड इंटरेस्ट की अमाउंट देते हैं इन्हें हम कूपन्स कहते हैं। और ये हम इसका हमारे पास कूपन रेट होता है कि जितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं, लाइक 15%, तो उसे हम कहेंगे 15% कूपन रेट। देन वी हैव फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। तो इनमें हमारे पास ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं या फिर ट्रेजरी नोट्स आ जाते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स आ जाते हैं। अगर हम ऐसे फ़िक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ की बात करें जो कि गवर्नमेंट ने बैक की हुई हैं तो वो उनको गवर्नमेंट इशू करती हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉरपोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं जो कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हमारे लिए इशू करती हैं। देन और भी हमारे पास फ़िक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, लाइक मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं हमारे पास, बट उनको यहाँ डिस्कस नहीं किया गया। देन वी हैव मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारे पास मार्केट प्राइस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या रिलेशन है, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास इन्वर्सली रिलेटेड है। कैसे कि जैसे हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो हमारी मार्केट प्राइस जो सी है वो डिक्रीज़ होती है। तो इसीलिए हमारी मैनेजमेंट ये चाहती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास मिनिमाइज़ हो ताकि मार्केट प्राइस जो है वो हमारी मैक्सिमाइज़ हो सके। ओके, देन वी हैव वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स डिस्कस दिस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। It is the average cost of equity and debt calculated on the basis of percentage of each in total capital। मतलब कि हम एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं एक्विटी की भी और डेट की भी, बट किस बेसिस पर? जितना हमारा टोटल कैपिटल था, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर टोटल कैपिटल, और इसमें से इतना हिस्सा हमारे पास डेट का है और इतना हिस्सा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्विटी का है। तो इसकी जो परसेंटेज हम निकालेंगे, लाइक 70% एक्विटी थी हमारे पास और 30% डेट था। तो इन दोनों के ज़रिए से जो हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे वो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ओके, सो वाई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ इम्पॉर्टेंट? इसे आप एज इन शॉर्ट फॉर्म वैक भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। इट विल बी लाइक वैक, इस तरह प्रोनाउंस होगा। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विटी इज़ मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ एक्विटी। मतलब कि जो एक्विटी की कॉस्ट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज ऑफ एक्विटी से, उसमें आपने ऐड कर देना है कॉस्ट ऑफ डेट इनटू परसेंटेज ऑफ डेट। ठीक है, मतलब कि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं हमें पता है कैपिटल में, ठीक है, क्योंकि कैपिटल की बात हो रही है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको दो चीज़ें हमेशा याद रहनी चाहिए, एक्विटी और डेट। तो एक्विटी में आपने कॉस्ट ऑफ एक्विटी पहले निकाल ली, कॉस्ट ऑफ एक्विटी इनटू परसेंटेज ऑफ एक्विटी। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें ऐड कर दें, आपको पता है सेकंड कंपोनेंट कौन सा है, वो डेट है। तो कॉस्ट ऑफ डेट आप कर लेंगे इनटू परसेंटेज ऑफ डेट। ठीक है, अब इस सब को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस टैक्स रेट से। सो दिस फॉर्मूला इज़ ईजी कि एक्विटी into percentage of equity and cost of debt into percentage of debt multiplied by 1 minus tax rate. Okay, so अब weighted average cost of capital हम कैलकुलेट करके देखते हैं।
देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ कैपिटल दिया हुआ है कॉमन स्टॉक्स, तो ये हमारे किस में आता है, ये हमारा इक्विटी में आता है। प्रेफर्ड स्टॉक्स हमारे इक्विटी में आते हैं। अब लोन्स हमारे पास, ये डेट में आता है। बॉन्ड भी हमारे पास डेट में आते हैं और लीज भी हमारे पास डेट में आती है। तो इन सब की अमाउंट हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो इनकी परसेंटेज है, लाइक इसकी 22% है और ये 18% है। अच्छा, अब इन सब का टोटल हमारे पास 800,000 है, यानी कि 8 लाख हमारे पास बनता है। और यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन रुपीज़ है। ये असल में आप देखेंगे तो जो हमारे पास अमाउंट है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की परसेंटेज निकाल के हमारे पास ये थर्ड कॉलम कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है। 300,000 का 22% हमारे पास 66,000 बनता है और 200,000 का 18% हमारे पास 36,000 बनता है। 100,000 का 14% हमारे पास 14,000 बनता है। 150,000 का 17% हमारे पास 25,500 बन रहा है और 50,000 का 19% हमारे पास 9,500 बन रहा है। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल टोटल आ गई। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखें। जो आपके पास टोटल कैपिटल की अमाउंट थी उसको आपने डिवाइड कर दिया, जो आपके पास ये परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपने निकाली थी। लाइक जो टोटल आपके पास कैपिटल की अमाउंट थी डैट इज़ डिवाइडेड बाय जो आपने इन परसेंटेज का यूज़ करते हुए निकाली कि ये इक्विटी कितने परसेंट थी और ये डेट कितने परसेंट था। तो उनका यूज़ करते हुए आपने जो अमाउंट निकाली उसको आपने यानी कि डिवाइड कर दिया इस टोटल अमाउंट से। सो बेसिकली अगर हम इस फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करें तो आपको पता चलेगा कि ये देखें, ये हमने क्या निकाली थी असल में, दिस वन, ये हमारी कॉस्ट थी ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड दिस, ये जो हमने निकाला था 800,000, ये हमारा टोटल कैपिटल था। तो कैपिटल और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो जो आपके पास टोटल वैल्यू आ रही है वो आपके डिनोमिनेटर में आ रही है और न्यूमरेटर में आपके पास कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट। तो आपने यही करना है कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना है आपने टोटल कैपिटल से, टोटल कैप। सो ये हमारे पास यही बन जाएगा कि 151,000 डिवाइडेड बाय 800,000। देन आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। अब हमारे पास वैक की कुछ एक्सप्लेनेशन है कि इफ़ द कंपनी अर्न्स 18.875% ऑन द इंटायर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 800,000, हमारे पास हमारी कंपनी का टोटल कैपिटल था 800,000 रुपीज़, उस पर कंपनी अर्न कर रही है 18.875%, इट विल बी एबल टू पे ऑल द कैपिटल होल्डर्स। तो अब देखेंगे हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि जितने कैपिटल होल्डर्स हैं जो कि हमारे पास, चाहे उनको हमने डेट का इंटरेस्ट देना है या फिर वो हमारे शेयर होल्डर्स हैं जिनको हमने डिविडेंड देना है, तो इन सब को हम इजीली पे कर सकते हैं। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स। प्रेफर्ड स्टॉक्स गेट प्रेफरेंस। अब इनके नाम से पता चल रहा है प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं, तो इनको प्रेफरेंस मिलेगी। किस किस चीज़ में इन्हें प्रेफरेंस मिलेगी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में, क्लेम ऑन एसेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन, कि जब लिक्विडेशन हो जाएगी तो सबसे पहले जो एसेट पे क्लेम कर सकते हैं। कंपनी की लिक्विडेशन मतलब आप कंपनी के सारे एसेट बेच कर कंपनी बंद कर रहे हैं, तो सबसे पहले बेच कर पैसे किसको मिलेंगे? तो उसमें प्रेफरेंस मिलेगी हमारे प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर्स को, और डिविडेंड देते हुए भी इन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये आपके MCQs में आ सकते हैं कि प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर्स को किस चीज़ में प्रेफरेंस मिलती है। तो ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास कि डिस्ट्रीब्यूशन के डिविडेंड में, और इन केस अगर कंपनी बंद हो गई तो जब लिक्विडेशन होगी एसेट्स की तो उस पर भी सबसे पहला क्लेम इनका होगा। देन वी हैव द फॉर्मूला R इज़ इक्वल टू D डिवाइड बाई P। R हमारी है कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स जो कि हमने निकालनी है, D हमारा प्रेफर्ड डिविडेंड, देन P इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक। मतलब कि आपने कॉस्ट निकालनी है अगर प्रेफर्ड स्टॉक की, तो जो आप डिविडेंड पे कर रहे हैं उस स्टॉक के ऊपर, उसको डिवाइड कर देंगे उस प्राइस से जो कि जिस पर आपने ये स्टॉक बेचा था। फॉर एग्जांपल
एक प्रेफर्ड स्टॉक आपके पास 33 रुपीज़ का था और उस पर डिविडेंड आप दे रहे हैं 2 रुपीज़, तो आप इस 2 को डिवाइड कर देंगे 33 से, तो ये हमारे पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी। कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिविडेंड पे कर रहे थे 5 रुपीज़ और उस प्रेफर्ड स्टॉक की प्राइस थी ₹60, तो आप करेंगे 5 डिवाइड बाई 60, डैट इज़ 8.33%। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक्स। कॉमन स्टॉक में कुछ एजम्पशंस होती हैं हमारे पास। हम एजम्पशन कर रहे हैं कि नो ग्रोथ ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड में कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर में 10% डिविडेंड मिल रहा था और सेकंड में आपको 12% मिल रहा है, तो ग्रोथ नहीं है। ओके, देन वी हैव कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड। इसमें तो हमारे पास ऊपर वाले में कोई ग्रोथ नहीं थी। अब कांस्टेंट ग्रोथ से क्या मतलब है कि फ़र्स्ट ईयर में अगर आपका 10% था तो सेकंड में 11 होगा, तो थर्ड में हमारे पास 12 होगा। मतलब कि है जो फर्स्ट ईयर में अगर 1% का हमारे पास हो रहा था ग्रोथ, तो सेकंड ईयर में भी हमारे पास 1% की ही ग्रोथ हो सकती है। इससे ज़्यादा हमारे पास स्पाइक्स नहीं आ सकते। एक कॉन्स्टेंटली हमारे पास ग्रोथ हो रही है, उसमें हमारे पास कोई लाइक वेरिएबल ग्रोथ नहीं आ सकती, लाइक फर्स्ट ईयर में 5%, देन सेकंड में 25, देन थर्ड में 3% हो जाए, इस तरह की ग्रोथ नहीं है। एक कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है हमारे पास। देन वी हैव ग्रोथ इन स्टेजेस। इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस में ग्रोथ हो सकती है, लाइक फर्स्ट ईयर में 5% होगी तो सेकंड में 10% भी हो सकती है। सो दिस इज़ ग्रोथ इन स्टेजेस। तो नो ग्रोथ ऑफ डिविडेंड को हम एज्यूम क्यों करते हैं? तो इसे हम वैसे नो ग्रोथ मॉडल को ज़ीरो ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, तो ये कंपनी सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी वैल्यूएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एज्यूम करती हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ रीज़न्स आ सकते हैं कि देखें, जब हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि हमारे पास कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो एक कंसिस्टेंट हमारे पास पेमेंट ऑफ डिविडेंड आ जाती है कि एक कंसिस्टेंटली हो रही है। तो इसको हम जो आई थिंक मिड टर्म में पढ़ चुके हैं, इसको आप फिर एज परपेचुइटी ट्रीट कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक परपेचुअल एन्युइटी थी। बाकी आप इसीलिए ये याद रखें कि नो ग्रोथ ऑफ डिविडेंड हम तब एज्यूम करते हैं जब हमने सिंप्लिसिटी हमें रिक्वायर्ड हो। ओके, देन वाई कांस्टेंट ग्रोथ। कांस्टेंट ग्रोथ को हम क्यों एज्यूम करेंगे? तो एक हमारा ग्रोथ मॉडल है जिसे हम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी आई गेस। तो ये जो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है ये इसी हमारे पास कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड पर बेस्ड है, तो ये इसके लिए भी सेंट्रल है। और इसके अलावा ये अजम्पशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे पास स्टेबल फर्म्स होते हैं और जो कि मैच्योर इंडस्ट्रीज़ आप कह लें, लाइक यूटिलिटीज़ हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़, इनमें प्रिडिक्टेबल अर्निंग होती है और काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री होती है डिविडेंड्स की। तो इनमें एक आप स्टडी इंक्रीज़ देखते हैं। उसको स्टडी करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए आप कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को ज़्यूम करते हैं। ओके, और भी काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, लाइक इसमें भी एक सिंप्लिसिटी है। आपके पास एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट जी आ जाता है एंड देन स्ट्रेट फॉरवर्ड से आपके मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं। इसके अलावा टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन हमारे पास एक चीज़ है कि हमारे पास एनालिस्ट ये ज़्यूम करते हैं कांस्टेंट ग्रोथ के लिए एक, आपको पता है, स्टेडी स्टेट होता है हमारे पास, कि ये हमारे पास कोई इसमें बहुत बम्प्स नहीं आ रहे हमारी ग्रोथ में, इट्स अ वेरी स्टेडी ग्रोथ। तो एक कंपनी ने अपनी लाइफ के एंड पर उसकी टर्मिनल वैल्यू देखनी है कि फॉर एग्जांपल हमने 10 साल बाद कंपनी बंद कर देनी है, तो अगर ये वाला मॉडल होगा हमारे पास तो इसकी टर्मिनल वैल्यू फाइंड करने में हमें आसानी होगी। ओके, वाई ग्रोथ इन स्टेजेस। तो स्टेजेस में हम ग्रोथ को क्यों देखते हैं? तो इसे आप मल्टी स्टेज मॉडल भी कह सकते हैं, मल्टी स्टेज, बिकॉज देखें ये बहुत ही रियलिस्टिक, हमारे पास सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक यही मॉडल है। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि किसी कंपनी या किसी फर्म की वैल्यू जो है वो लाइक कॉन्स्टेंटली ग्रो करे या फिर बिल्कुल ग्रो ना करे, ये बहुत ही रेयर बात है। तो इसीलिए अगर हम फर्म की जो सी ग्रोथ है उसको स्टेजेस में डिवाइड कर दें कि फर्स्ट स्टेज में इतना हुआ फिर इतना हुआ, तो ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड है और इससे जो फर्म की प्रोग्रेस है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी और एनालाइज किया जा सकता है।
लाइक कभी हो सकता है कि फ़र्म का ग्रोथ स्टेज हो, तब हमारे पास उसकी ग्रोथ बहुत कम हो, ठीक है, या फिर जब टर्मिनल स्टेज आ रही है, किसी को अपना फ़र्म बंद करना पड़ रहा है, तब उसकी वैल्यू बहुत कम हो। तो इस तरह एक इंडिविजुअल कंपनी को उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ होती है। लाइक हर कंपनी की ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ, किसी कंपनी की शुरू में ग्रोथ ज़्यादा होती है, किसी कंपनी की शुरू में ग्रोथ कम होती है। तो इसको हम देखने के लिए अगर मुख्तलिफ स्टेजेस में डिवाइड कर दें तो इट विल बी बेटर कि ये इसकी ग्रोइंग स्टेज थी, देन ये इसकी डिक्लाइनिंग स्टेज हो गई, देन ये इसकी कॉन्स्टेंट स्टेज आ गई थी कि यहाँ पर बहुत ही स्टेबल था डिविडेंड। सो इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक मॉडल। देन वी हैव नो ग्रोथ ऑफ डिविडेंड का हमारे पास फार्मूला। ये बेसिकली हमारे पास जो एक परपेचुइटी का फार्मूला होता है वो वही है, R इज़ इक्वल टू D डिवाइडेड बाई P। R हमारे पास है कॉस्ट जो कि हम निकाल रहे हैं, D हमारे पास है डिविडेंड, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं मार्केट प्राइस P से। नो ग्रोथ में कैलकुलेशंस देख लें। फॉर एग्जांपल आपको डिविडेंड मिल रहा है 5 रुपीज़ और मार्केट प्राइस है उस शेयर की 50 रुपीज़, तो आपके पास 10% उसकी कॉस्ट है। देन वी हैव कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड फार्मूला। इसमें देखें, अब कांस्टेंट ग्रोथ है तो आप याद रखें इसमें ग्रोथ आ गया है। नो ग्रोथ में नो ग्रोथ था, मतलब कोई ग्रोथ नहीं, तो इसमें जी का फैक्टर था ही नहीं। अब कांस्टेंट ग्रोथ में ग्रोथ आ तो गई है तो हमारे पास एक जी आ जाएगा। तो देखें फॉर्मूला बेसिकली वही है हमारे पास, फर्स्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस जो है आपकी, बस आपने इसमें ऐड कर देना है अपनी ग्रोथ को। ओके, देन वी हैव इसकी एक एग्जांपल। तो देखिए सिंपली आप वही कह रहे हैं, सबसे पहले अपना कॉस्ट निकाल रहे हैं जैसे नो ग्रोथ मॉडल में निकालते थे, देन बस आप इसमें 6% ऐड कर रहे हैं अपना ग्रोथ रेट। ओके, देन वी हैव ग्रोथ इन स्टेजेस। अब ग्रोथ इन स्टेजेस में हमारे पास 2 स्टेजेस भी आ सकती हैं और 3 स्टेजेस भी आ सकती हैं। तो ग्रोथ इन स्टेजेस, डिस्काउंटेड डिविडेंड्स ऑफ ईच स्टेज। तो अब देखें स्टेज हमारे पास क्योंकि ज़्यादा आ गई हैं, तो हो सकता है एक प्रेजेंट स्टेज हो, एक हमारे पास फ्यूचर में हो जो कि फ्यूचर 1 हो सकता है, या फिर फ्यूचर 2। ये समझे हम 2030 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2040 की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम 2026 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि मुख्तलिफ एराज़ आ रहे हैं, तो हर एरा में हमारे पास वैल्यू ऑफ मनी सेम तो नहीं होगी, तो इसलिए हमें डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी निकालनी पड़ेगी। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो इसलिए डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। लास्ट स्टेज जो सी है वो हमेशा इन्फिनिटी तक जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमने F2 जो है ये हमारा 2040 से स्टार्ट हो रहा है, बट हमने कहा ये लास्ट स्टेज है, तो ये हम इन्फिनिटी तक एज्यूम करेंगे जा रही है। देन अप्लाई कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला ऑन द लास्ट स्टेज। तो इसीलिए हम जो सा लास्ट स्टेज है, क्योंकि हमने कहा वो इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी कि वो परपेचुअल चल रही है। परपेचुअल का मतलब भी यही होता है हमेशा चलने वाला, यानी कि नो एंड इन साइट, कि कोई इसका इख्तिताम हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आपको बताया था कि परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो हमारे पास सिंपली नो ग्रोथ वाला फॉर्मूला होता है। बट लेकिन इधर हम ये ज्यूम कर रहे होते हैं कि यहाँ पर इन्फिनिटी तक जो है वो बिल्कुल नो ग्रोथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ इन स्टेजेस हैं, ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। तो वैसे तो आप परपेचुइटी लगा सकते अगर यहाँ पर कोई ग्रोथ ना होती, बट देयर इज़ ग्रोथ। तो अगर ग्रोथ है लेकिन वो हमारे पास परपेचुअली रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, बट वो एक कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा ना, 2% हो रही है या 3%, तो सिंपली नो ग्रोथ नहीं है, बट कुछ ग्रोथ है, बट जहाँ इन्फिनिटी तक रही है। तो यहाँ पर आप फिर कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला लगा देंगे लास्ट स्टेज पर। और लास्ट स्टेज का डिविडेंड जो सा है, डिविडेंड्स वैल्यू शुड बी फर्दर डिस्काउंटेड फॉर द ईयर्स फ्रॉम वेयर द लास्ट स्टेज स्टार्ट। अब जहाँ से लास्ट स्टेज स्टार्ट हो रही है हमारी, फॉर एग्जांपल 2040 से हमने कहा, तो उसको हम और डिस्काउंट करेंगे फ्रॉम द ईयर फॉर जहाँ से आपका लास्ट ईयर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बिकॉज वो भी हमारे पास एक फ्यूचर में वैल्यू है, ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू को हमने प्रेजेंट वैल्यू में फिर से लाना पड़ेगा, तो यहाँ आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। बट आप कहेंगे यहाँ पर फर्दर का वर्ड क्यों आया? तो फर्दर का वर्ड इसलिए आया क्योंकि समझे आपके पास एक ईयर 1 का डिविडेंड था, आप उसको अपने प्रेजेंट वैल्यू में कर रहे हैं, देन ईयर 2 का था, देन ईयर 3 का था, लेकिन ये आपकी स्टेजेस में है ना,
तो जो वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल ईयर 3 के एंड पे आपके पास जो वैल्यू है उसको आप पहले स्टेज 2 में डिस्काउंट करेंगे, फिर उसको स्टेज 1 में लाएंगे। लाइक पहले उसको आप इस तरह करेंगे ना कि वेट, लाइक ये 4 स्टेज था हमारे पास, तो 3 2 1, बल्कि हमने यहाँ पर 3 स्टेज ही पढ़े तो इसको छोड़ दें। लाइक ये लास्ट ईयर हमने इसको एज्यूम किया था, तो ये लास्ट ईयर इसको हम डिस्काउंट करके इधर लाएंगे, दैन इसको फर्दर डिस्काउंट करके आप अपनी आज की वैल्यू पर लाएंगे। ओके, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड, इफेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड। ओके, अगर हम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कॉमन स्टॉक ले रहे हैं तो उनकी बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, फिक्स नंबर ऑफ डिविडेंड्स, इनका क्या रिलेशन है। तो एग्जैक्टली स्पेसिफिक पीरियड से मतलब क्या है कि आपने पहले ही सोच लिया है कि आपने एक शेयर लिया, ठीक है, और आपने पहले ही सोच लिया मैंने इसको कितनी देर होल्ड करना है, मैंने इसे 3 साल होल्ड करना है, 3 ईयर्स। तो ये आपने एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्टॉक खरीद लिया है। अब देखें, क्योंकि आपको पता चल गया कि मैंने इसे हमेशा के लिए तो अपने पास रखना नहीं है, मैंने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रखना है, तो आपको बाइंग एंड सेलिंग प्राइस जौन सी है, आपको बाइंग प्राइस भी पता होगी, देन आप सेलिंग प्राइस भी देखेंगे कि मैं कहीं अपना लॉस ना कर लूँ, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। एंड फिक्स नंबर ऑफ डिविडेंड्स आपको मिलेंगे, बिकॉज अगर तो आप हमेशा के लिए, आपको नहीं पता मैंने कब तक स्टॉक रखना है, बट आपने अपने पास रखा हुआ है, तो तब तो हम इन्फिनिटी तक लास्ट स्टेज को एज्यूम कर रहे थे, तो हमें नहीं पता हमें कितने डिविडेंड्स मिलने हैं, तब तो इन्फिनिट मिलने थे। बट इन दिस केस फिक्स नंबर ऑफ डिविडेंड मिलेंगे, बिकॉज 3 ईयर है आपके पास, तो अगर आपको साल के एंड पे या 6 महीने बाद डिविडेंड मिलता है, अगर 6 मंथ्स बाद मिलता है, तो फिर आपके पास क्या कहते हैं 3 into 2, आपके पास 6 डिविडेंड्स आएंगे। ओके, तो इसलिए जब आप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ख़रीदेंगे तो आपके पास फिक्स नंबर ऑफ डिविडेंड्स होंगे। तो इनकी कैलकुलेट कैसे करनी है कॉस्ट, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखिए, हिट एंड ट्रायल से आपको क्यों कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, बिकॉज रियलिस्टिकली हमारे पास मल्टी स्टेज मॉडल होता है। अब खाली गॉर्डन वाला मॉडल होता है जिसमें हम D डिवाइडेड बाय R-G कर लेते, तो हमारे पास प्राइस निकल आती, या फिर R निकालना है आपने तो D डिवाइडेड बाय P फिर -G प्लस G कर लेते हैं। बट हमारे पास तो है मल्टी स्टेज वाला मॉडल, तो उसमें हमें ये इंटरपोलेशन वाला मेथड करना पड़ता है कि हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। ओके, डिस्काउंट डिविडेंड्स फॉर द होल्डिंग पीरियड। अब क्योंकि हम आज की डेट से आगे का देख रहे हैं कि हमें फॉर एग्जांपल 2027 के एंड पे कितना डिविडेंड मिलेगा, तो लेकिन कैलकुलेट तो आपने आज करना है, तो आपको डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देन डिस्काउंट एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ द होल्डिंग पीरियड। अब आपने सोचा मैंने 2028 में जी बेच देना है इसको, तो जब वो बिकेगा तब आप उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस को तब आप एक्सपेक्ट कर दें कि तब 2028 के एंड पर मुझे 1500 रुपीज़ का ही बिक जाएगा। तो इसको अब आपको, क्योंकि ये 2028 के एंड पर मिल रहा है, तो आपको इसको डिस्काउंट करके 2026 वाली प्राइस निकालनी पड़ेगी। ओके, देन वी हैव कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स हमारे पास डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो बॉन्ड्स होते क्या हैं, पब्लिक डेट, यानी कि आप डेट किसी एक बैंक से नहीं ले रहे, आप पब्लिक से डेट ले रहे हैं, तो आप बॉन्ड इशू कर देते हैं पब्लिक को, ठीक है, वो आपका बॉन्ड ले जाते हैं, आप कहते हैं मैं आपको मंथली इंटरेस्ट दूंगा, या फिर कोई फ़िक्स कर लेते हैं कि आपको इंटरेस्ट देंगे 6 महीने बाद देंगे, सेमी एनुअली देंगे, एनुअली देंगे, वो कोई भी फ़िक्स कर लें। तो इंटरेस्ट आप उनको देते हैं और कुछ अरसे बाद आप उनकी वैल्यू भी, जो कैपिटल आपने लिया था वो भी वापस कर देते हैं। बट ये सब आपको दे कौन रही है, ये आपको कॉमन पब्लिक दे रही है जो कि आपके बॉन्ड्स को ख़रीद रही है। ओके, ये बेसिकली हमें लोन देते हैं। एंड सिक्योर और इनसिक्योर दोनों किस्म के हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं। लाइक अगर किसी गवर्नमेंट ने इशू किया है तो वो हमारे पास सिक्योर बॉन्ड्स होंगे, बट अगर कोई ऐसी न्यू कॉरपोरेशन है तो देन वी डोंट नो फॉर श्योर कि वो सिक्योर है कि नहीं। तो गवर्नमेंट वाले सिक्योर क्यों होंगे बाय द वे, बिकॉज गवर्नमेंट के पास पीछे एसेट्स होते हैं, ठीक है, लाइक कोई ना कोई उनके पास रियल एस्टेट होगा या कोई इक्विपमेंट होगा, गोल्ड होगा। तो ऐसे बॉन्ड्स जो से हैं वो सिक्योर बॉन्ड्स हैं, जिनके पास आपको पता भी अगर इन्हें ना भी हुआ प्रॉफिट तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन उनके पास इतने पैसे हैं कि वो हमारे डेट को वापस कर सकें।
ओके, देन वी हैव कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स वर्सेस लोन इंटरेस्ट। तो बॉन्ड की कॉस्ट आपको क्या होती है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ज़ाहिर है। तो अब इसका जो इंटरेस्ट है और जो लोन का इंटरेस्ट है उनका ज़रा कंपैरिजन करके देखें तो जो हमारे पास बॉन्ड है इनका टिपिकली हमारे पास लोअर इंटरेस्ट रेट होता है और बैंक के जो उनसे लोन्स हैं उनका हायर इंटरेस्ट रेट होगा। लेकिन ये है कि ये फिक्स्ड होता है हमारे पास लाइक, बट बैंक लोन्स हमारे पास फ्लोटिंग रेट भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी हाई इशुएंस कॉस्ट होती है क्योंकि इसमें बॉन्ड्स में हमारे पास काफ़ी लीगल वर्क आ जाता है और एजेंसीज़ आ जाती हैं जो कि रेट करती हैं कि बॉन्ड की रेटिंग कैसी है। और बट जो लोन आप इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें पब्लिक डिस्क्लोजर ज़रा कम होता है। ओके, अब बात करते हैं कॉस्ट एंड बॉन्ड रेटिंग की। तो कॉस्ट हमारे पास लाइक हमने एक बॉन्ड कितने पे हमें मिल रहा है वो उसकी कॉस्ट हो गई, ठीक है। और बॉन्ड रेटिंग लाइक किसी भी चीज़ की आपको रेटिंग तो पता होगी, लाइक 5 स्टार्स होते हैं किसी चीज़ के तो वी कंसीडर इट कि ये बेस्ट है, अगर 1 स्टार है तो इट इज़ द वर्स्ट। इसी तरह बॉन्ड्स की रेटिंग होती है बट ये थोड़ी डिफरेंट होती है। लाइक AAA ये हमारे पास बेस्ट रेटिंग होती है, देन C रेटिंग हो सकती है सबसे बुरी। इस तरह के हमारे पास क्या कहते हैं रैंक्स बने हुए हैं। तो अब ये कॉस्ट और बॉन्ड रेटिंग का रिलेशनशिप क्या है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि अगर बॉन्ड रेटिंग अच्छी है तो उसकी कॉस्ट भी महंगी होनी चाहिए, बट नो, ये हमारे पास एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है। अच्छा, पहले ज़रा ये क्लियर कर लें कि ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट कंपनी को पड़ रही है, ठीक है। ये तो इंटरेस्ट हो गया ना, ओके। तो इंटरेस्ट, तो आप कहेंगे इन्वर्स रिलेशन क्यों है, अगर बॉन्ड रेटिंग अच्छी है तो फिर इंटरेस्ट भी मतलब कि ज़्यादा दें, तो नो, ये इन्वर्स इसलिए है। लाइक देखें, अगर एक कंपनी की हमारे पास AAA रेटिंग है पहले ही, तो इट्स लाइक कि उनका एक परफेक्ट क्रेडिट स्कोर है कि लोगों को पता है कि ये पैसे हमारे वापस कर देंगे, हमारा इंटरेस्ट ये टाइम पर देंगे। तो ऑलमोस्ट जो हमारा रिस्क है, रिस्क हमारा ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। अब जब रिस्क ही ज़ीरो हो गया है तो लोग इसे खुद ही लेना चाहेंगे कि जी इनका तो क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा है, तो मतलब कि कंपनी को आपको ब्राइब नहीं करना पड़ रहा, कंपनी आपको रिश्वत नहीं दे रही कि आप हमारे बॉन्ड खरीदें, बिकॉज कंपनी को तो लोन मिलेगा ना, दे वांट इट। अब लो रेटिंग का मतलब है कि ट्रस्ट भी लो होगा, लो ट्रस्ट। अब जब लो ट्रस्ट होगा तो कंपनी को कुछ तो ऑफ़र करना पड़ेगा ना कि हम उनके बॉन्ड्स खरीदें, तो इसीलिए हमें फिर इंटरेस्ट ज़्यादा ऑफ़र करना पड़ेगा कंपनी को। तो कंपनी इंटरेस्ट ज़्यादा ऑफ़र करेगी अगर उसकी रेटिंग कम होगी, तो इसलिए फिर उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी जिसकी रेटिंग कम होगी। देन वी हैव टाइप ऑफ बॉन्ड, नो मैच्योरिटी बॉन्ड्स, ये यानी कि हमेशा चलते रहते हैं, इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। देन वी हैव ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, इसका सिंपली ये मतलब है कि आपको रेगुलर इंटरेस्ट पे नहीं करते। तो हम ऐसे बॉन्ड्स क्यों ख़रीदेंगे, तो ये हम इसलिए ख़रीदते हैं कि इनसे आप ऐसे प्रॉफिट कमा सकते हैं कि ये आपको मिल जाते हैं यूजुअली एक काफ़ी डिस्काउंटेड कीमत पर मिल जाते हैं, डिस्काउंट पर मिल जाते हैं। आज आप इसको डिस्काउंट पर ख़रीद लेंगे, उसके बाद आप जब इसे बेचेंगे, ठीक है, लाइक बेचेंगे भी नहीं, जो सा इशूअर है बॉन्ड का वो आपको देगा पे डे पर, मतलब कि जिस दिन आपको पैसे मिलने हैं उसको पे डे कहते हैं, ठीक है। तो आपने आज एक डिस्काउंट पर ख़रीद लिए और जब आपकी मैच्योरिटी डेट आई, ठीक है, मैच्योरिटी डेट तो आएगी, आपने आज फॉर एग्ज़ाम्पल 600 रुपीज़ का ख़रीद लिया और जब मैच्योरिटी डेट आई 1 साल बाद, तो पे डे पर वो आपको ₹1000 दे देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें हमारे पास रेगुलर इंटरेस्ट नहीं है बट इसकी फेस वैल्यू बाद में इंक्रीज़ होकर आपको ज़्यादा मिल जाती है। देन वी हैव कूपन बॉन्ड्स, इसमें ज़ाहिर है आपको एक रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है, लाइक 12%, उस पर कूपन रेट लिखा होगा तो आपको 12% रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा। व्हाट इज़ डिस्काउंटेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखें, आपको अगर मिलना है, आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलना है, लाइक 12% आपको मिलना है या फिर जितने भी परसेंटेज मिलनी है आपको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हर साल आपको 1200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलना है। तो फर्स्ट ईयर में तो जो ईयर चल रहा है उसमें तो उसकी यही वैल्यू होगी जो कि प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन जो सेकंड ईयर में आपको मिलना है फिर आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के डिस्काउंट करना पड़ेगा, ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू होगी।
ओके। और मेच्योरिटी वैल्यू जो आपको मिलनी है, फॉर एग्जांपल मेच्योर होने पर बॉन्ड आपको उसकी फेस वैल्यू असल मिल रही है जैसे कि 1000 रुपीज़, तो उसको भी आपको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में निकालना पड़ेगा। ओके, देन वी हैव कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स, कॉस्ट ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में आपको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ती, ठीक है। देन डिस्काउंट द मेच्योरिटी वैल्यू फार्मूला। तो जो आपकी मेच्योरिटी पर वैल्यू मिलनी है, देखिए इसमें आपको इंटरेस्ट तो कोई भी नहीं मिल रहा, तो जो मेच्योरिटी पर आपको वैल्यू मिलेगी उसको आप क्या करेंगे, उसके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे, ये फ्यूचर वैल्यू फार्मूला है। फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू जो प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू जो फ्यूचर वैल्यू आपको मिल रही है। यहाँ पर MV क्यों लिखा है, क्योंकि मेच्योरिटी वैल्यू, तो जो फ्यूचर वैल्यू मिल रही है वो हमारी मेच्योरिटी वैल्यू ही है ना। इस मेच्योरिटी वैल्यू की हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला आपको पता है, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + R डिवाइडेड बाय रेज़ टू पावर -n। तो इसी फॉर्मूला से आपने निकाल लेना है अगर आपने वैल्यू निकालनी है। इसके अलावा अगर आपने बीच में से रेट निकालना है, तो रेट देखें ये R से रिप्रेजेंट होता है, तो इस R को आपने अलग कर लेना है अपने फॉर्मूला में से। देन आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय जो मेच्योरिटी वैल्यू है रेज़ टू पावर -1 डिवाइड बाय n, और इसमें से हमने 1 माइनस कर देना है। ओके, देन वी हैव कॉस्ट ऑफ परपेचुअल बॉन्ड्स। परपेचुअल बॉन्ड में आपको इंस्टॉलमेंट मिलती हैं, ज़ाहिर है परपेचुअली मिलती हैं फॉर इन्फिनिट टाइम। देन इसकी कोई मेच्योरिटी वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज हमें मेच्योरिटी की डेट ही नहीं पता, बिकॉज ये तो इन्फिनिटली चलते जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका परपेचुइटी वाला फॉर्मूला है हमारे पास V इज़ इक्वल टू I डिवाइड बाय R, और अगर कॉस्ट निकालनी है तो वो आपके पास आ जाएगी I डिवाइडेड बाय जो उसकी प्राइस P, वैल्यू कह लें, प्राइस कह लें। ओके, कॉस्ट ऑफ अ कूपन बॉन्ड, तो ये भी हिट एंड ट्रायल मेथड से निकलेगी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट आपको पता है लाइक 12% है, फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। एंड इंस्टॉलमेंट को आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा, वही बात आ गई। फर्स्ट ईयर पे जो आपको मिल रही है इसी ईयर में मिल रही है वो तो प्रेजेंट वैल्यू है, जो सेकंड ईयर में मिलेगी उसकी तो फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो डिस्काउंट करना पड़ेगा। और मेच्योरिटी वैल्यू को भी डिस्काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल वो आपको आज से 5 साल बाद मिल रही है मेच्योरिटी वैल्यू, तो ये एक फ्यूचर वैल्यू है जिसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, देन वी हैव बॉन्ड यील्ड एंड यील्ड टू मेच्योरिटी। बॉन्ड यील्ड हमारे पास क्या है, इट इज़ द रिटर्न ऑफ द बॉन्ड होल्डर ऑन करंट मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है उसके हिसाब से बॉन्ड होल्डर को उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। तो यील्ड टू मेच्योरिटी, रिटर्न ऑफ द बॉन्ड होल्डर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन। मतलब कि लाइक बॉन्ड की आपके पास प्राइस अगर फेस वैल्यू उसकी बढ़ रही है तो वो आपका कैपिटल गेन हो गया, साथ में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ये दोनों आपके पास रिटर्न आ रहे हैं ना, खाली इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा, उसकी फेस वैल्यू बढ़ रही है तब भी आपके पास गेन हो रहा है। तो इन दोनों रिटर्न्स को मिला के हमारे पास यील्ड आती है, यील्ड टू मेच्योरिटी, क्योंकि मेच्योरिटी पर तो आपको बॉन्ड के पैसे वापस मिल जाने हैं ना, उसकी फेस वैल्यू अगर बढ़ गई है तो वो आपको मिल जाएगी। तो इसलिए मेच्योरिटी में अगर खाली यील्ड को देख रहे हो तो वो तो रिटर्न है सिर्फ जो कि इंटरेस्ट है, लेकिन मेच्योरिटी पर जब देख रहे हो तो उसमें अगर बॉन्ड की कीमत बढ़ गई है, उसकी फेस वैल्यू बढ़ गई है तो वो भी ऐड हो जाएगी। तो इसलिए यील्ड टू मेच्योरिटी में इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन दोनों ऐड हैं। ओके, अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं यील्ड टू मेच्योरिटी का। तो सबसे पहले ये C हमारे पास क्या है, दिस इज़ बेसिकली द कूपन रेट, ठीक है। FV इज़ बेसिकली द फेस वैल्यू, एंड दिस PV यू हैव गेस्ड इट, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है। डिवाइड हम इसको कर रहे हैं जो हमारा टाइम पीरियड है। देन हमारे पास इस पूरे टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं फेस वैल्यू और प्लस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय 2 से। ये T या फिर N भी आप इसे कह सकते हैं। ये हमारे पास नंबर्स ऑफ ईयर जो कि हमारे पास मेच्योर होने में बॉन्ड के रह गए हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कूपन रेट था हमारा लाइक 150, देन वी हैव
हमारे पास फेस वैल्यू थी उस बॉन्ड की 1000 रुपये, उसमें से हमने 850 जो कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू है उसको माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय उसके मैच्योर होने में 7 ईयर्स से, उससे डिवाइड कर दिया। इस पूरे टर्म को हमने फेस वैल्यू में ऐड किया प्रेजेंट वैल्यू को और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास यील्ड टू मैच्योरिटी आ गई। ओके, बॉन्ड के मैच्योर होने तक हमें उससे कितनी यील्ड हुई है, तो हमें यील्ड हुई है 18.53%। यील्ड वर्ड हमारे पास वैसे भी यूज़ होता है, लाइक अगर किसी फार्मर ने कुछ सीड्स लगाए, ठीक है, उसके बाद जो एंड पर उसको क्रॉप मिलेगी, जो उसे फसल तैयार होगी, तो उसे हम फिर यील्ड कहते हैं। तो ये भी इसी तरह के बॉन्ड के मैच्योर होने पर हमें एंड पर कितनी यील्ड मिलेगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग कैपिम, दैट इज़ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में हमारे पास ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ये क्या है, ये हमारे पास वो मिनिमम रेट है जो कि कंपनी रिटर्न एक कंपनी को ऑफ़र करना ही पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, कि अगर कोई भी रिस्क नहीं है मार्केट में तो आपको इतना रिटर्न तो लाजमी मिलेगा। मार्केट रेट, जिस रेट पर मार्केट में आपके स्टॉक्स वगैरह बिक रहे हैं। रिस्क प्रीमियम, कि अगर आपका शेयर लेने के लिए, आपके स्टॉक बाय करने के लिए अगर आपका बायर रिस्क ले रहा है, आपके शेयर होल्डर रिस्क ले रहे हैं, लाइक 5% का रिस्क ले रहे हैं, तो उनको एक प्रीमियम अमाउंट भी मिलनी चाहिए कि हो सकता है उनको 5% का गेन भी हो जाए, ठीक है। तो ये रिस्क प्रीमियम होता है कि रिस्क लेने का उनको कुछ तो फ़ायदा हो, ठीक है। देन वी हैव बेटा। तो बेटा आप कह सकते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में हमारे पास एक रिस्क को मेजर करने का फैक्टर होता है। लाइक ये हमें बताता है कि एक स्पेसिफिक हमारा स्टॉक किस तरह मूव कर रहा है कंपेयर अगर हम उसे करें विद द रेस्ट ऑफ द मार्केट। तो ओवरऑल मार्केट के हिसाब से हमारे पास ये कैसे मूव कर रहा है, तो इसको हम बेटा कहते हैं। ओके, देन वी हैव कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला हमारे पास है जो हम रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, देखें यहाँ पर हमारे पास अगर है हमने रिटर्न कैलकुलेट करना है तो एक तो हमारे पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये हमें मिलना ही मिलना है हर सूरत में। तो ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये अकेला है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। देन आप इसमें ऐड करेंगे रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम कहते हैं RM माइनस RF, यानी कि जो मार्केट का रिस्क है, मार्केट का रिटर्न या रिस्क कह लें, उसमें से रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये ऐड करना है, लेकिन ये डिपेंड करता है बेटा पर, तो इसको हम बेटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल्सो, तो ये भी आपने याद रखना है। देन वी हैव इकोनॉमिक एडेड वैल्यू एडेड। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हमारे पास है मेजर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि एक स्टॉक हमारे पास फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से जो आपको कॉस्ट पड़ रही है उसमें से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दें, देन हमारे पास ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ जाएगी। तो व्हाट इफ़ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, क्या ये ज़ीरो हो सकती है? तो ये हम देखते हैं। तो पॉजिटिव का ये मतलब है कि आपकी कंपनी ने ज़्यादा कमाया, यानी कि कॉस्ट निकालने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद, डिविडेंड देने के बाद उसके पास प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वैल्यू डिस्ट्रॉय हो रही है आपकी। इसका मतलब है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि आपने अपनी कॉस्ट निकाल दी, ठीक है। तो जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो इतना हाई नहीं था कि वो सारे कैपिटल चार्जेस को कवर कर सके, तो यही इंटरेस्ट और डिविडेंड देते देते ही आपका प्रॉफिट ख़त्म हो गया, देन आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब फर्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये ज़ीरो हो सकती है। तो जी ये ज़ीरो भी हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन।
ज़ीरो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का यही मतलब है कि कंपनी ने अपने एग्जैक्टली जो मिनिमम रिटर्न थे जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी, जो इन्वेस्टर्स से एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसने उतना ही कमाया और वो इन्वेस्टर्स को दे दिया। तो ना कोई वैल्यू ऐड हुई है कंपनी से, ना कंपनी की वैल्यू डिस्ट्रॉय हुई है, तो ये ज़ीरो भी हो सकता है। ओके, देन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला, दिस इज़ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, टैक्स देने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचा, ठीक है, इसमें से आपने माइनस कर देना है, इस प्रॉफिट में से, इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसकी वेटेड एवरेज के आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि आपने डेट कितना देना है, डेट पर इंटरेस्ट कितना देना है, ठीक है, इंटरेस्ट, और शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है। तो वो टोटल आपने कैपिटल के हिसाब से ही देना है ना, कि समझें आपके पास 100,000 का कैपिटल था, ठीक है, इसमें से हमारे पास लाइक 80,000 इक्विटी थी और बाकी 20,000 हमारे पास डेट से आया था। तो अब देखें, इस हिसाब से हमने ये 80% वालों को उनका क्या देना है, उनका डिविडेंड देना है, 20% वालों को हमने देना है उनका इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो ये सब हमने अपने इन्वेस्टेड इस कैपिटल के हिसाब से ही देना है ना। और ये जो हम निकाल रहे हैं इनकी कॉस्ट के कितनी देनी है, जितना भी आपके पास कोई एक्स वाई आ गया कि इतना इसको देना है, इतना इसको देना है, तो ये हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, तो इसको हमने माइनस कर देना है अपने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, तो आपके पास इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ जाएगी। तो ये हमारा मॉड्यूल 10 यहीं पर एंड होता है।